आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दो बड़ी टीमें हमें एक्शन में नजर आएंगी। एक तरफ होगी टीम ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ होगी टीम साउथ अफ्रीका। इन दोनों ही टीमों ने एक एक मैच खेला है, दोनों में कामयाबी हासिल की है और दोनों ने कन्विंसिंगली कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड ब्रेक किया और हाईएस्ट टोटल चेज डाउन किया और बड़ा ही आसानी के साथ चेज डाउन किया। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका है जिन्होंने अफगानिस्तान को 107 रन से कहा जाए बआसानी से शिकस्त दी तो गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान का कल पूरी तरह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर तमाम हुआ क्योंकि जो थोड़ी बहुत उम्मीद की रन भी बाकी रह गई थी वो भी दम तोड़ गई बांग्लादेश की शिकस्त के साथ। कल न्यूजीलैंड ने एक बार फिर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई बट बांग्लादेश वन टू फार बिहाइंड एज वेल। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कल बांग्लादेश ने, खासतौर पर उनके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। एक बार फिर उनके बैटर्स आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए। इवन दो बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए सिर्फ 236 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर। नजमुल हसन शांतो ने 77 रन की इनिंग्स खेली थी, जाकिर अली ने के 45 रन और रिशद के 26 रन। जवाब में न्यूजीलैंड की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहिरा दिखा गया, खासतौर पर रचिन रविंद्र की जानिब से जिन्होंने 112 रन की इनिंग्स खेली, सिर्फ 105 गेंदों का सामना किया। टॉम लेथम वंस अगेन जिनको पाकिस्तानी टीम फॉर्म में लेके आई थी 55 रन बनाने में कामयाब हुए और डेवन कॉनवे ने 30 रन की इनिंग्स खेली। साथ साथ माइकल ब्रेसवेल ने 4 विकेट्स हासिल किए बट बांग्लादेशी बॉलर्स ने कल खासा इंप्रेस किया। व्हाट वी कैन डू राइट नाउ इज पाकिस्तान के एग्जिट के बाद हम दीगर टीमों पर नजर रख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं और आपके साथ शेयर कर सकते हैं कुछ ऐसा डेटा जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों दूसरी टीमें ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं, दूसरी टीम के बैटर्स, दूसरी टीम के बॉलर्स कितने इकोनॉमिकल रहे हैं किन स्टेजेस में। इन इश्यूज पर आज हम अपने पूरे पैनल से बात करेंगे। राइट, ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने मौजूद है। न्यूजीलैंड इंडिया आर ऑन टॉप, बोथ ऑफ देम हैव प्लेड 2 मैचेस ईच। दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की और अगले स्टेज में जाने के लिए और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए बांग्लादेश के पास एक मौका जरूर होगा पाकिस्तान के खिलाफ बट अगर वो जीत भी जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर ही नजर आ रहे हैं। राइट देन लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सपर्ट्स। आज एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। इससे पहले कि हम आज के मैच को डिस्कस करें और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करें कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका परफॉर्म करते आए हैं, राशिद लतीफ़ साहब कल एक बार फिर कमांडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है न्यूजीलैंड ने और शायद ही कोई ऐसा होगा क्रिकेटिंग फैन जो न्यूजीलैंड को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा फॉर मेकिंग इट इनटू द फाइनल एंड प्रॉब्ली टेकिंग इट the trophy at home as well. बहुत प्रोफेशनल है न्यूजीलैंड की टीम या दूसरी टीम भी। रचिन रविंद्र वापस आए, ये ओपन कर रहे थे जब चोट लगी थी इनको, लेकिन 4 नंबर पे खेले और क्या कमांडिंग बैटिंग की है। स्पिन हो, पेस हो, जैसा भी हो, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया अपने आप को। बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार ओपनर को नंबर 4 पे अपने आप को फिट करने के लिए, रन करने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को अडॉप्ट किया जो कि खासा रहा है न्यूजीलैंड की टीम का भी। और बड़ी अच्छी टीम बनती हुई नजर आ रही है। बनती हुई इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे भी बड़े इवेंट आने वाले हैं तो उसके लिहाज से इनके चंद अहम प्लेयर जो कि रिटायर भी हो गए और पैरल नहीं खेले कल, उसके बावजूद कहीं से लगता नहीं है कि इनकी टीम में कोई प्रॉब्लम आया। कल का मैच भी देखें, ब्रेसवेल को कोई खातिर में नहीं लेके आता था पहले, अगर देखा जाए सूदी इनके साथ खेला करते थे रिस्ट स्पिनर, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज किया और जिस टूर्नामेंट में 4 विकेट 10 विकेट शायद इनकी हो गई हैं, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं तो ये अच्छा एडिशन है कि फिंगर स्पिनर भी कामयाब है, लेफ्ट आर्म नहीं राइट आर्म फिंगर स्पिनर भी कामयाब है। तो न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लग रही है। नए बॉलर हैं, एक उनके पास मैट हेनरी हैं जो पुराने बॉलर हैं, उसके साथ मैनेज कर रहे हैं। बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की जीत हासिल की है। जिस तरह से पाकिस्तान जब से वो आए हुए एक ही मेथड है खेलने का, चाहे वो पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, तो उसमें बहुत सक्सेस मिल रही है। बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से इनके बैटर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं और कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उनके बॉलर्स भी उठा रहे हैं, चाहे वो ब्रेसवेल हो या फिर राहुल और रूक हो जो नए हैं लेकिन कंडीशंस को अच्छा समझ के बॉल कर रहे हैं। हम आमिर और अहमद को भी डिस्कशन कैसा बनाएंगे। सिकू भाई, देयर इज़ सो मच पॉजिटिव इन न्यूजीलैंड। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को भी देखें आपको बहुत पॉजिटिव नज़र आएंगे। सबसे अच्छी बात न्यूजीलैंड की और दीगर टीमों की है कि आप कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिस पर पूरी टीम रिलाई कर रही हो कि भाई ये खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे वरना मैच नहीं जीतेंगे।
चाहिए। और दूसरी बात, दीगर टीमों के लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि कौन सा प्लेयर एज एन ओपनर खेलता है और उसको नंबर 4 पे भेज दिया गया। वो भी ये नहीं बोल रहा कि मेरा तो ओपनिंग का नंबर है और मुझे नंबर 4 पे भेज दिया, मुझसे तो परफॉर्म ही नहीं हो रहा। वो फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं और मैच विनिंग रन्स कर रहे हैं। देखो कल जो मैच पे खेला है रविंद्रा, वो किस वजह से खेला, इसलिए कि डेरिल मिचेल जो थे वो अनफिट हो गए थे। उनके अनफिट होने की वजह से उसकी जगह बनी, वरना उसकी तो जगह भी नहीं बन रही थी। मतलब ऐसी कोई वो नहीं था। उनके बाद लेथम जो था वो ट्राई सीरीज में उसने कुछ नहीं किया था, मगर उसमें आते ही उसने रन्स करने शुरू कर दिए। नहीं तो हम फाइनल में फॉर्म में लेके आए थे ना उसको 2 कैचेस छोड़ के। वो अलग चीज़ है, मगर ये कहने का मकसद है कि उनके पास एक के पीछे एक रखा हुआ है और बड़े कॉन्फिडेंस। देखें ये पूरी कौम का मिजाज होता है, उनके पूरी जो कौम है उसका एक मिजाज है। हमारी जो है हम अफरा तफरी में रहते हैं और इसी तरह हम क्रिकेट हम चला रहे हैं, अफरा तफरी में चला रहे हैं कि यहाँ से हमने अंपायर को एक कोच सेलेक्टर बना दिया है, वहाँ से हमने एक डेटा एक्सपर्ट को सेलेक्टर बना दिया है, अभी जो रिटायर हुआ उसको सेलेक्टर बना दिया। अजहर महमूद को कोई पूछ ही नहीं रहा कि आप कौन हैं, आपको तो पता ही नहीं है पाकिस्तान रोल क्या है, क्या रोल निभा रहे हैं। और शाहिद असलम साहब एक जो है वो सुना है कि अभी आजकल मैं सुन रहा था 20 साल से तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान टीम के साथ ही सब बैटिंग कोच किसी न किसी कैपेसिटी में है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि एज अ बैटिंग कोच क्या आपने कोई डिस्कस किया था रिजवान से कि आपने और दूसरों ने किस तरह बैटिंग करनी है, किस पेस से चलना है, क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई या आपको मना कर दिया गया था? मतलब हमारे पास तो अफरा तफरी है, जिसका जहां जोर लगता है, जिसका जैक चल जाता है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास आ जाता है। अगर आपको याद हो मैंने एक दफ़ा पूछा था कि एक फील्डिंग कोच था जिसका ताल्लुक जो है पेशावर से था, आफ्ताब साहब थे कोई, तो मैं उस दिन सुन रहा था कि वो तो मतलब है कि वो आके गेंद फेंकते फेंकते उनको ले जाना था साथ, किसी के दोस्त थे तो उनको जो है फील्डिंग कोच बना के ले गए। तो जब तक ये सिलसिले ख़त्म नहीं होंगे तो आपकी टीम खड़ी नहीं होगी। ये लोग तो प्रोफेशनल्स हैं यार, ये एक वो लोग हैं। इनका कोच का नाम क्या है आप जानते हो? नहीं। आप में से कोई जानता है? राशिद, इनका कोच कौन है? नहीं मैं नहीं। हाँ कोई भी नहीं जानता, अकेला हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ तो मकसद कहने का है कि ये लोग जो है, देखिए होता क्या है, हमारे बच्चे जितने भी हैं कोई स्कूल नहीं गया, उनको ये नहीं पता कि टीचर के साथ कंसंट्रेट किस तरह किया जाता है। हमने तो उस दिन बात कर ली थी कि हमारे जो कोचेज़ हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं। हम लोग ने पहले सारे ये बातें डिस्कस कर ली कि हम लोग तो कोचेज़ को लिफ्ट ही नहीं कराते। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज इसमें सामने आ गए, बट टीचिंग मोमेंट्स ना अहमद, अगर आप क्रिकेटिंग फैन हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं तो टीचिंग मोमेंट्स आपको किसी भी मैच में नजर आ देते हैं। कल एक टीचिंग मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से ना अहमद ये बात करते आ रहे हैं कि जी बाबर तो तीसरे नंबर का प्लेयर है, उससे ओपन कराया जा रहा है, उसको तीसरे नंबर पर ही खिलाना चाहिए। वी नॉट नेमिंग वन पर्सन, हम जनरली बात कर रहे हैं कि ठीक है नंबर्स मैटर करते हैं, एक ओपनर है तो उसको ओपन ही करना चाहिए, चौथे नंबर का प्लेयर है तो उसको चौथे नंबर पे खेलना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी टीम को आपकी सर्विसेज चाहिए अहमद, तो आप चौथे नंबर पे भी खेलें या सातवें नंबर पे खेलें, आप मैच विनिंग इनिंग्स डिलीवर करें। दैट्स व्हाट रचिन रविंद्र डिड यस्टरडे। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के अंदर होता ही है कि पहले प्लेयर मान जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल फखर जमान है, फखर जमान खुद माने तो चौथे पे खेले ना, वो एंड तक आके यही कहते रहे हैं कि नहीं बाबर भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, रिजवान भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, मेरी जगह ही चौथे पे बनती है, और वो मान रहे हैं। फिर वहां पे T20 में उनका फेलियर आता है तो अवाम या हम लोग यहाँ बैठ के कहते होते हैं कि यार फखर का तो ये नंबर नहीं है, तो इसी चक्रों में 100 मैच तो वो इसी चक्रों में T20 का खेल के वो अपने नंबर पे नहीं खेल रहा। तो ये थोड़ा सा ये हमारी तरफ सही मैसेज नहीं आते। प्लेयर अगर मानता है तो फिर उसको वहीं की परफॉर्मेंसेस उसकी काउंट होंगी, फिर उसको एक्स्ट्रा मैचेस इसलिए नहीं मिलते हैं कि जी वो टीम के लिए कोई चीज कर रहा है, नहीं। ये पहले दो चीजें क्लियर करें। फिर आप अगर डोमेस्टिक के अंदर से जो प्लेयर जिस पोजीशन का है उसी प्लेयर का सिलेक्ट करें ना, उस पोजीशन वाले को। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए ज्यादातर कि आपको ओपनर को चौथे पे और चौथे को ओपनर पे खिलाना चाहिए। ऐसी नौबत कम से कम कभी कभार हो जाता है जब कॉम्बिनेशन के लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर इस तरह की। लेकिन पाकिस्तान का तो थ्रू आउट कॉम्बिनेशन का ही स्ट्रगल चल रहा है, इस तरह लग रहा है। फिर आप देखें रिजवान ने भी जो कहा है, रिजवान बोलते हैं भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद कि जी देखें भारत के पास भी जो है ना 2 ऑलराउंडर हैं, जडेजा और अक्सर। और यार रिजवान मेरे भाई, आप वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो एशियन कंडीशन में सबसे पहले स्पिनर हैं जिन्होंने अपनी बैटिंग तगड़ी की है। आपके पास जो खुशदिल और सलमान अली आ गए हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर है, पहले वो बैट्समैन है फिर बॉलर है। तो इस तरह के एक्सक्यूज आपके कप्तान की तरफ से, और फिर इतना बड़ा मैच हार के वो कह रहे हैं कि मैं हैरान हूँ विराट कोहली की फिटनेस देख के। मेरे भाई हैरान होने की जरूरत नहीं है, खुद भी कर लेनी थी। यही तो चीज हम बात कर रहे हैं बैठ के कि हमें हमारी फिटनेस 50 ओवरों वाली नहीं है। अब आके जो आप हैरान हो रहे हैं, आपने पूरे मुल्क को भी हैरान कर दिया है। तो ये चीजें खुद करने वाली थी। खैर अब देर हो गई है, बाकी आमिर को टाइम देना चाहूंगा। ये 1-2 बातें थी
नो इंपॉर्टेंट थी कल। बिल्कुल एब्सोल्युटली अहमद, हम आगे भी आपको ऑन बोर्ड लेंगे। हम रचिन रविंद्र के स्टैट्स वक्त चला रहे हैं जो उन्होंने 105 गेंदों पर 112 रन की इनिंग्स खेली है। हम रचिन रविंद्र की बात करें, ब्रिट्सके की बात करें जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी नहीं है, या फिर बहुत सारे प्लेयर्स लीग क्रिकेट में तो लातादाद प्लेयर के साथ आप भी खेले होंगे जिनका कोई एक नंबर फिक्स नहीं है, जो रोटेट करते रहते हैं, जो फ्लोट करते रहते हैं, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलते रहते हैं। आमिर, वील टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक मैं इसी के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूंगा। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़े, उनके एनालिसिस शामिल करें, आज के सूफी वाटर क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल कर लेते हैं। आज का सवाल पहले शामिल करते हैं, फिर कल के विनर का सवाल शामिल करेंगे। आज हमारा आपसे सवाल बहुत ही आसान है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल की हैं? अगर आपको सही जवाब पता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए आप व्हाट्सएप पर अपने जवाब भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सही जवाब आते हैं थैंक्स टू द इंटरनेट। हम कुरानदाजी के जरिए विनर का नाम निकालते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स किसने किए हैं, तो इसका सही जवाब था क्रिस गेल जिन्होंने 791 रन बनाए, और सही जवाब दिया है अमारा महरीन ने जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। कंग्रेचुलेशन हमारा, एक तो आपको सही जवाब भी पता था, ऊपर से आप खुशकिस्मत भी थी कि कुरानदाजी में आपका नाम निकला। सूफी वाटर्स की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर पहुंच जाएगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एक्सपर्ट्स। आज हम स्पिरिट ऑफ लर्निंग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आमिर मैं इसी स्पिरिट में आप के साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं, और ये डेटा मैं अपने दीगर एक्सपर्ट्स के पास भी लेके जाऊंगा। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स और साउथ अफ्रीकन बैटर्स के स्ट्राइक रेट्स हैं हमारे साथ, अलॉन्ग विद देयर इकोनॉमीज। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, एलेक्स कैरी 106 के स्ट्राइक रेट से खेलते आए हैं, 66 की एवरेज है उनकी। जॉश इंग्लिश हैं जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी भी स्कोर की थी, 118 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 51 की एवरेज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आमिर, आपको ये सारे स्ट्राइक रेट्स और एवरेजेस नजर आ रही होंगी। दिस इज द वे टू गो अबाउट इन मॉडर्न डे क्रिकेट। आमिर जी बिल्कुल, अब हम तो कब से ये बात कर रहे हैं कि जो आजकल की वाइट बॉल क्रिकेट है वो बहुत आगे जा चुकी है। आप देख लें, इतने शॉट्स डेवलप कर लिए हैं बैट्समैनों ने कि आप 2-3 बॉल जगह पे करते हैं, वो कोई पीछे हट के मार देता है, कोई लैप मार देता है, क्योंकि वनडे क्रिकेट ऐसी ही है। आपका यही होता है कि ठीक है, 1-2 ओवर अगर बॉल स्विंग होता है तो हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, अगर स्विंग नहीं हो रहा तो हमने चार्ज करना है। ये मॉडर्न डे की क्रिकेट है। और जैसे आपने बात की कि रविंद्रा ऊपर आए, मिचेल की जगह खेले, वरना पहले वो ओपन करते थे, फिर 4 पे। अब आप देख लें, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन सका, क्योंकि आपके जो शफलिंग थी ना नंबर की, वो अराउंड 2 प्लेयरों की थी, बाबर और रिजवान। देखिए T20 में वो ओपन पे आ गए, वनडे में एक 3 पे खेलता है, एक 4 पे खेलता है, टेस्ट में एक 4 पे खेलता है, एक 6 पे खेलता है। सिर्फ इन्हीं 2 बंदों के नंबर शफल हुए, बाकी किसी की नहीं हुए। बल्कि जो एक जेन्युइन ओपनर था फखर जमान, उसको सेक्रीफाई करना पड़ा T20 में, जो जिसको कहते हैं बाय बर्थ T20 का ओपनर था, जो पाकिस्तान को फायदा दे सकता था, जो इम्पैक्ट डाल सकता था। इवन दो जब साइम आए तो लोगों ने बहुत कहा कि साइम और फखर को करनी चाहिए ओपन, अगर आप सबको याद हो, लेकिन फिर भी उनके नंबर शफल नहीं हुए, वो उन दोनों का ओपन ही रहा। अगर वो वहां पे रहे तो उनको कई और लड़के जो आए जिनको लगता था कि जेन्युइन नंबर है, उनको मिलने चाहिए थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तैयब ताहिर है, ये उनका नंबर नहीं है, वो फिनिशर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो वो भी 3-4 वाला है, वो बना के खेलने वाला प्लेयर है। यस, इसलिए आपकी अगर आप बैटिंग पे बात करें तो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सका, क्योंकि शफलिंग सिर्फ 2 बंदों की होती रही, उनके नंबर्स की होती रही, बाकी किसी की नहीं होती रही। तो इसलिए आपको अगर स्टैट्स भी बाकी बैट्समैनों को भी देखेंगे तो वो इफ एंड बट्स में नजर आएंगे, क्योंकि उनको कंसिस्टेंट रन और उनके नंबर पे नहीं मिला। राशिद लतीफ साहब, ये स्टैट्स दिखाने का मकसद ये भी है कि अगर आप मवाजना करें ना इनके अपने प्लेयर्स के साथ, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है स्ट्राइक रेट्स में। हाँ, एवरेजेस में शायद हम थोड़ा सा कम्पीट कर लें, बिकॉज फिर वो एवरेजेस तो बन जाती है ना, बट स्ट्राइक रेट में बड़ा फ़र्क है राशिद लतीफ साहब। ऊपर के बैट्समैन में, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन में, लोअर ऑर्डर के बैट्समैन में, आपके सामने स्टैट चल रहे हैं राशिद भाई। जी, अगर हम देखते हैं, अगर मैक्सवेल को देखते हैं, इनके लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के खिलाफ जो यहाँ पे दिया हुआ है 33 का दिया हुआ है, राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म बॉलर की फिंगर स्पिनर 116 का स्ट्राइक रेट है, राइट आर्म रिस्ट स्पिनर 83 का है। तो इसी तरह से तमाम के दिए में हम देते हैं। जॉश इंग्लिश को देखते हैं, ये 133 लेफ्ट आर्म स्पिनर पे 92 का है, राइट आर्म रिस्ट स्पिनर, राइट आर्म पेसर के ऊपर उनका 115 का है और 110 का है। तो अगर इससे मवाजना हम दूसरी टीम से किया जाए, ये तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का है, अगर हम इसी नंबर के दूसरे दुनिया के प्लेयर्स को
को अगर मवादने किया तो हमें पता चल जाएगा दुनिया किस स्ट्राइक रेट से खेलती है। हमारे जो नंबर हैं, नंबर 1 तो हो, 3 हो, 4 हो, हम 80 से ऊपर जाते नहीं है। मेन नंबर हैं 3, 4, कोई इसका नंबर 75 तक का स्ट्राइक रेट है तो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है 30 ओवर में हम 275 रन कर सकते हैं और जब फ्लॉप होते हैं 240 इंडिया के खिलाफ कर सकते हैं। तो ये स्टेट एक तरह से आपको रिपोर्ट दे रही है कि आप किस तरह से खेलते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमें इस तरह से खेलना चाहिए। ये आपको एक रिपोर्ट दे रही है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की कि वो इस तरह से खेलते हैं। राशिद भाई, एक और चीज का भी अंदाजा हम लगा सकते हैं इन स्टैट से कि अगर कोई एक बैटर उसका स्ट्राइक रेट राइट आर्म फिंगर स्पिन के खिलाफ कम है तो जब वो बैटिंग करने आता है तो आप उस वक्त राइट आर्म फिंगर स्पिनर लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वो स्पिनर मौजूद है। दानिश, डिपेंड करता है कि मैच की सिचुएशन क्या है। जैसे इंडिया ने देखा है कि आपने नोट किया होगा कि 41 से 45 ओवर तक कुलदीप यादव आ जाते हैं, बीच में वो सक्सेस नहीं मिलती। उनकी 27 विकेटें सिर्फ 3 ओवर के अंदर है, 41, 43, 45। डेटा देखिए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जाने से पता चल जाता है कि फिंगर स्पिनर्स पे हो सकता है मैक्सवेल बीच के ओवर में कंफर्टेबल नहीं है लेकिन लास्ट ओवर में वो सिर्फ छक्के ही मारता है। तो इसको देखने के लिए आपको 50 ओवर का भी चॉकआउट करना पड़ता है कि 50 ओवर में शाहीन आफरीदी शुरू के ओवर्स में क्या किस तरह से करते हैं, मोहम्मद आमिर की क्या रेशियो विकेट लेने की मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में। तो ये पूरे मैच का डाटा मौजूद होता है स्ट्राइक रेट का, लेकिन उसके अंदर भी सेगमेंट बन सकते हैं और बनते हैं। तो अच्छी टीम है वो उस लिहाज से खेलती है, 5 फेज बना देती है, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50। इस तरह से फेजेस बनाए जाते हैं और इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। न्यूजीलैंड की बात इसीलिए अच्छी लगी कि उनके पास 2 फिंगर स्पिनर है और तीसरा डेवलप कर चुके हैं वो फ्लिप्स को। तो सारे फिंगर स्पिनर, वो रिस्ट स्पिनर पे गए नहीं क्योंकि वनडे में बहुत कम है सक्सेस मिलती है विकेटों के लिहाज से। जैम्पा को भी जो मिल रही है वो मोस्टली विकेट जो ले रहा है वो 41 से 45 ओवर में ले रहा है, उसकी 35 से 40 विकेट सिर्फ इसी जगह पे विकेटें हैं। तो जो दूसरी टीम है वो बैट्समैन के आगे गिरा मत, जैसे कि शादाब को करा दो बॉलिंग, इसकी मार लग जाएगी, यहाँ पे टीम से बाहर हो जाएगा, या उसामा को करा दो। तो उसका एक टाइम पीरियड होता है वनडे क्रिकेट में कि कब इन बॉलर्स को लेके आना है। शायद हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने कोचेस को, अपने बैटर्स को, अपने बॉलर्स को, मेनली अपने कोचेस को डोमेस्टिक लेवल पे हमें एजुकेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एजुकेशन की जरूरत है और इस बात को समझने की भी जरूरत है कि इन चीज़ों से मॉडर्न क्रिकेट में। सर टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से आ जाइए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो राशिद बातें बता रहे हैं, क्या हमारे कोई कप्तान इस चीज़ को फॉलो कर सकता है? ग्राउंड में तो सिचुएशन अलग होती, क्या उसको ये सारी चीज़ें याद होंगी कि यार मैक्सवेल आ गया, इसको ये ऑफ स्पिनर पे कम रन बनाता है तो उसको अब मैं ऑफ स्पिनर। इसी को तैयारी नहीं कहते। नहीं तैयारी है, मगर जब खेल बदल जाता है, गेम बदल जाता है सर सिचुएशन के अंदर। जब मैक्सवेल अच्छे कप्तान होते हैं, वही तो मैं रो रहा हूँ कि हमारे कप्तान को तो बात करने नहीं आती। तो डू यू थिंक कि वो ये सारी चीजें याद करके रखेगा? कहने की बात है। अब मैं आपको सीरीज चल रही थी सर, टाइम खत्म हो रहा है, जायंट सीरीज चल रही थी तो हम ये बात कर रहे थे कि कितनी जबरदस्त तैयारी करके आई है न्यूजीलैंड की टीम। उनको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान का कौन सा बल्लेबाज कहां फंसता है, पाकिस्तान की कौन से बॉलर को कहां खेलना है। तो सर इसी को तो तैयारी कहते हैं। वही डेटा जो पाकिस्तान टीम के पास अवेलेबल है, जो हम इस वक्त राशिद लतीफ साहब के साथ या आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो दूसरी टीमों के साथ भी अवेलेबल है। वो उसका फायदा सही तरह उठा रहे हैं, वो होमवर्क सही तरह कर रहे हैं और उस होमवर्क को अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम में। दैट्स समथिंग दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन। आज के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल से इतना ही। राशिद लतीफ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।